नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 दिसंबर 2011 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। फिक्की के प्रोग्राम में मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि गुजरात के विकास की चर्चा स्वाभाविक बात हो गई है। जहां भी विकास की बात होती है वहां गुजरात का नाम जरूर लिया जाता है। ये बात सही है कि गुजरात के विकास की चर्चा अब बहुत स्वाभाविक बात हो गई है। कहीं पर भी विकास की चर्चा आती तो उदाहरण के रूप में गुजरात का रेफरेंस दिया जाता है, और जब ये बात बनती है तो अपेक्षा भी ज्यादा बढ़ती है कि भाई और आगे क्या करोगे और क्या सोच है आपकी। ये बहुत स्वाभाविक है, और यहां जो लोग बैठे हैं उनको क्या हुआ है उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। आगे क्या होना है उसमें स्वाभाविक इंटरेस्ट होगा, और विकास या प्रगति करनी है तो यही सही रास्ता है कि हम निरंतर आगे के लिए सोचें। एक बात सही है कि हम गुजरात के विकास को 3 चीजों के साथ बैलेंस करके चलने के पक्षकार रहे हैं। 1/3 इंडस्ट्री, 1/3 एग्रीकल्चर एंड 1/3 सर्विस सेक्टर। और इसलिए हम लोगों का विकास का मॉडल इन तीनों पिलर पर केंद्रित करके हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से राज्य के विकास को भी हम बैलेंस डेवलपमेंट की दिशा में हम फोकस करते हैं। आज से 10, 12, 15 साल पहले आपने गुजरात के विषय में सुना होगा तो यही बात आती थी कि सूरत से मुंबई तक का इलाका जो एक नेशनल हाईवे था वो गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता था, और उस समय जो डेवलपमेंट की परिभाषा थी हम लोग भी उस बात को बोलते हुए बड़े गौरवान्वित अनुभव करते थे। लेकिन मैं जब यहां आया तो मैं सोचने लगा कि ये क्रेडिट है कि डिसक्रेडिट है। एक 50-100 किलोमीटर का बेल्ट यही गोल्डन कॉरिडोर बन जाए, इसको विकास कहेंगे या क्या कहेंगे या एब्सस कहेंगे? अगर विकास होना है तो राज्य के हर कोने में होना चाहिए, और इसलिए एक कॉरिडोर गोल्डन बने कि पूरा राज्य गोल्डन बने। तो हमने चुना है पूरा राज्य गोल्डन क्यों न बने, सभी क्षेत्रों में क्यों विकास न हो। अब जब हमारा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात के डेवलपमेंट मैप पर उसका नामो निशान नहीं था, लेकिन आज सोलार पार्क के कारण पूरे विश्व में वो हमारी पाकिस्तान से सटी हुई पूरी बंजर भूमि दुनिया के डेवलपमेंट के मैप पर अपनी उसने जगह बना ली है। उसी प्रकार से जो लोग गुजरात से परिचित होंगे तो उन्हें ध्यान में होगा कि हमारे यहाँ जो रास्ते थे और हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल पुराना रहा है, मुझे लगता है शायद ज्यादातर रास्ते या तो दिल्ली जाते थे या मुंबई जाते थे या कलकत्ता जाते थे। सोच इसी चीजों के आसपास रहती थी हमारे देश में। 50-100 साल का इतिहास देखा जाए तो, और इसलिए अगर गुजरात के रास्ते देखोगे तो पहले क्या था, आप राजस्थान से आते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बीच में गुजरात पड़ता था, या मध्य प्रदेश से आते हैं, गुजरात से गुजरते हैं और मुंबई जाते थे। मैं समझता हूं ये मुंबई या दिल्ली को जोड़ने के लिए तो शायद ये जरूरी होगा और अच्छा भी होगा, लेकिन अगर मेरे राज्य का विकास करना है तो ये अधूरा था। और इसलिए हमने पहली स्ट्रेटेजी ये वर्कआउट की कि नॉर्थ साउथ के बजाय ईस्ट वेस्ट हम नॉर्थ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना खड़ा करें, क्योंकि मुझे समझ है कि गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा
ये न सिर्फ गुजरात को, लेकिन वो हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बनना है। और अगर ये बनना है तो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल को मुझे इन 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन के साथ जोड़ना पड़ेगा। और हमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि आप एक कोने में भी काम करते हो, लेकिन आपको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही मैच करना पड़ता है। आज पूरा पटल बदल चुका है और इसलिए आपको भी अपने विकास की रचना को उस पर्सपेक्टिव में करनी चाहिए। और उसी के कारण हमने करीब 4000 करोड़ रुपए का लगा करके पहले जो वर्टिकल रोड की रचना थी, गुजरात का मैप देखें तो 9 हॉरिजॉन्टल रोड्स बनाए, इसको वेस्ट समुद्र किनारे से जोड़ा। और इसके कारण राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क ऐसा हुआ है कि आज मुझे समुद्र किनारे पर सामान लाना है या पहुंचाना है तो 3.5-4 घंटे में गुजरात के किसी भी कोने से हम पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी में हमने परिवर्तन किया। और उसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, अब आपने देखा 10.7 का भी बताया, तो अब तो हम वो 11 को भी क्रॉस कर चुके हैं। हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.5 और 3 के आसपास चलता है। 4% करने के लिए 20 साल से संकल्प होते हैं। हर बजट में संकल्प घोषित होता है कि हम इस बार एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% करेंगे, लेकिन देश 2.5%, 3% के आसपास चल रहा है। गुजरात ने मिरेकल किया है, वरना गुजरात ने हम एग्रीकल्चर मैप पर कभी नहीं थे, कभी नहीं। हमारा प्रदेश ने 10 साल में 7 साल अकाल, ड्राउट की सिचुएशन, वाटर स्कैर्सिटी, और उसी को हम हमेशा हैंडल करते रहते थे। एग्रीकल्चर की दुनिया में हमारा नामो निशान नहीं था। आज एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने हिंदुस्तान में अपना रुतबा बनाया है और करीब करीब 11% एग्रीकल्चर ग्रोथ है हमारा। हम कॉटन ग्रोवर के रूप में जाने जाते हैं। एक जमाना था जब मैं नया नया आया था तो हमारी 3 लाख बेल्स कॉटन प्रोडक्शन था। दिस ईयर इट इज 1 करोड़ 23 lakhs। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमने उस क्षेत्र में कितना काम आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से सर्विस सेक्टर, गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट, लेकिन गुजरात टूरिज्म डेस्टिनेशन के मैप पर नहीं था, जबकि हमारे पास हिंदुस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर मैक्सिमम हेरिटेज इमारतें हैं। हमारे पास हिंदुस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर अगर मैक्सिमम हेरिटेज बिल्डिंग किसी के पास है तो गुजरात के पास है, लेकिन हमने कभी इसको एक्सपेक्ट नहीं किया। हम पिछले कुछ सालों से लगे हैं और उसके कारण हमारा टूरिज्म का ग्रोथ हिंदुस्तान के एवरेज ग्रोथ से डबल है। और हमने कई नए नए प्रयोग किए हैं, उसमें हमने काफी अपनी जगह बनाई। उसके कारण हमारे यहाँ होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एक्टिविटी ये काफी बढ़ रही है। तो एक नया क्षेत्र हमारा सर्विस सेक्टर में हमने अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम एग्रीकल्चर को यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं। हम एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन चाहते हैं, हम फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे किसान को हम तब तक फायदा नहीं दिला सकते हैं जब तक हम प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमारा पूरा बल, इसलिए हम कुछ इंसेंटिव स्कीम्स भी लाने के और सोच रहे हैं ताकि हमारे किसान को लाभ हो। हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और अगर ग्रीन हाउस मूवमेंट अगर हमें चलानी हो, आज हिंदुस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर मैक्सिमम ग्रीन हाउस कहीं हो तो गुजरात में है। लेकिन हम आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में कुछ इंसेंटिव दे करके ग्रीन हाउस को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि हमारा किसान एक ग्लोबली कॉम्पीट कर सके, उस प्रकार की क्वालिटी प्रोडक्ट की ओर जाए और यील्ड बढ़ा सके। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो जमीन कम होते हुए भी वो एक काफी अच्छी स्थिति में आर्थिक रूप से आ सकता है। उसी प्रकार से प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन अगर हम नहीं कर सकते हैं तो, और मैं मानता हूं हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेज का एग्रीकल्चर के साथ इस प्रकार का मेलजोल होना बहुत जरूरी है। हम हमारा बल है कि उस दिशा में कैसे करें। अब जैसे
कैस्टर 85% ऑफ द वर्ल्ड कैस्टर हम पैदा करते हैं गुजरात में, लेकिन कैस्टर प्रोसेसिंग है वो चाइना में होता है, सारा वैल्यू एडिशन चाइना में होता है, और मोर देन 300 टाइप ऑफ मोस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैस्टर बेस से होते हैं। क्यों ना हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेज आगे आए, रिसर्च करें, और क्यों ना हम हमारे कैस्टर को दुनिया में सबसे मूल्यवान एक उपज के रूप में हम क्यों ना तैयार करें। अगर हमारे यहाँ जरूरत हो ओनली डेडिकेटेड टू कैस्टर, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है, वी आर रेडी फॉर दैट। एक और क्षेत्र है जिसमें हम प्रवेश करना चाहते हैं, इंडस्ट्री के फील्ड में हम काम कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है पर्टिकुलरली फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट, आज हिंदुस्तान अरबों खरबों रुपयों से डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया से खरीदता है। क्या भारत के पास क्षमता नहीं है? क्या हम हमारे डिफेंस इक्विपमेंट खुद नहीं बना सकते? क्या हम दुनिया के बाजार में हमारे डिफेंस इक्विपमेंट बेच नहीं सकते हैं? बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, हम उस पर बल देना चाहते हैं, और इसलिए हम उसके लिए भी एक पॉलिसी लाना चाहते हैं। उसके लिए भी आवश्यक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारी जितनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, उसको हमने आग्रह किया है कि आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंजीनियरिंग के नए सिलेबस तैयार करें, हमारे स्टूडेंट्स को तैयार करें। अगर मैन पावर तैयार हो, बाकी तो चीजें अवेलेबल होती हैं, हम एक नई पॉलिसी के साथ इस प्रकार के इंडस्ट्री में कोई आते हैं तो उनको इंसेंटिव दें, और भारत के अरबों खरबों रुपये जो विदेश जाते हैं वो न जाएं, और हम सेल्फ सफिशिएंट बने, इंडिजीनियस चीजें हमारे पास उत्पादित हो, तो हम उस पर बल देना चाहते हैं। गुजरात का समुद्री किनारा है, हमने गैस बेस्ड इकोनॉमी पर बल दिया है, 2 LNG टर्मिनल्स हैं, 2 और LNG टर्मिनल हमारे बन रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के पक्षकार हैं, हम चाहते हैं कि हमने दुनिया के साथ स्पर्धा में आगे बढ़ना है, तो टेक्नोलॉजिकल इनपुट हमारे हर व्यवस्थाओं में लाना होगा। हम सॉफ्टवेयर बनाने में तो काफी माहिर है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में दुनिया आगे बढ़ रही है। कोशिश हमारी ये हो कि हमारे सॉफ्टवेयर पर हम पहले आगे बढ़े, ये स्ट्रेटेजी का मुद्दा है, और हमें सोचना चाहिए। आज एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गुजरात पूरे देश में नंबर 1 पे चल रहा है। सॉफ्टवेयर बेंगलोर में बनते होंगे, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते होंगे, हैदराबाद में बनते होंगे, IT इंडस्ट्री मेन फॉर बेंगलोर हैदराबाद होगी, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी गुजरात इज लीडिंग। जीवन के हर क्षेत्र में हमने उसको लाया है, उसका एफिशिएंसी बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी आई है, और उसके कारण एक विश्वास भी बनता है। तो उन चीजों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कभी कभी हम कंपनियों का, तो 1-2 कंपनियों का, जैसे हमारा अमूल है, अमूल का एक ब्रांडिंग हो गया है, कहीं पर भी जाइए अमूल कहते ही काम चलता है। आवश्यकता है कि हम ब्रांडिंग की ओर कैसे बल दें। मेड इन जापान कहते ही कोई पूछता नहीं है कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, एक ब्रांडिंग हो गया और दुनिया में चलता है। अगर हम जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बल दें और जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को और बेस्ट पैकेजिंग इस पर बल दें, तो हम शायद ब्रांडिंग की दिशा में अपना कदम रख सकते हैं। हमारी कोशिश है, गुजरात के इंडस्ट्रियल हाउसेज से लगातार बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ब्रांडिंग के क्षेत्र में भी कुछ अपना रुतबा खड़ा करें। एक पर अगर ब्रांडिंग हो जाता है तो फिर सालों तक अपनी चीजों को हम चला सकते हैं, और हमारे लोग भी इस क्वालिटी को मेंटेन करने के आग्रही बनते हैं। तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिस पर हम बल दे रहे हैं। दूसरा हमारा क्षेत्र है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि अगर भारत को महासत्ता बनना है तो भारत को अपनी युवा शक्ति पर बल देना